ये लास्ट क्लास में हमने वो सर्किट स्टडी की थी,
LCR सर्किट, ठीक है, उसमें निकालो, उसके नोट्स निकालो, फटाफट रिवाइज कर लेते। अगर LCR सर्किट आए तो उसमें ये वोल्टेज और वो सब है, वो क्या डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। वोल्टेज क्या बन जाता है, फेजर बन जाता है। हमने उसका फेजर बनाया, एक्स एक्सिस पे क्या करंट ले लिया था, तो उसी डायरेक्शन में किसका वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस का, VR। VL कहाँ पे आएगा, देखो VL कहाँ पे आएगा, ऊपर, VC कहाँ पे आएगा, नीचे। और पाइथागोरस लगा के हम क्या नेट वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसमें करंट I, मान लो VL ज्यादा है, इस तरफ I, इस तरफ VR, मान लो VL ज्यादा है, ऊपर की तरफ ये फेजर आएगा VL माइनस VC, इसका रिजल्टेंट निकालोगे V, ये क्या होगा, सोर्स वोल्टेज है। ये VL कहाँ से, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। और ये पाई निकालना हो तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, 10 पाई, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या दे देगा तुम्हें, पाई दे देगा, ठीक है। और इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। तो पूरी सर्किट में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, हमने उसको अलग नाम दिया था, क्या कहते हैं उससे, क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, क्या कहते हैं हम, इम्पीडेंस कहते हैं। इस तरफ R, ऊपर XL, नीचे XC, मान लो ऊपर की तरफ है अपना वेक्टर XL माइनस XC, तो इसका रिजल्टेंट बनाओगे वो क्या देगा तुम्हें, Z को क्या कहते हैं हम, इम्पीडेंस, ठीक है ना, Z को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। और ये एंगल भी क्या होगा, पाई, ठीक है। और पूरी सर्किट के लिए करंट और वो सब निकालना होता है, I इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, V बाई क्या होता है, Z। ये इक्वेशन यूज करनी होती है, I इक्वल V बाई Z। इधर ये जो इक्वेशन होती है किसकी, या तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए होती है या तो RMS, उसके लिए निकालना, ठीक है। अगर वोल्टेज पूछा, मान लो रेजिस्टर का वोल्टेज पूछा है तो VR इक्वल टू IR, इंडक्टर का पूछा है तो IXL, कैपेसिटर का पूछा है IXC, ठीक है ना। ये सब इक्वेशन यूज कर सकते हो, बस एक ध्यान रखना मैक्सिमम या RMS के लिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछे, टाइम के लिए पूछे तो क्या वो पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, वो सब लिखना, ठीक है। इसके बेस पर हमने अलग अलग क्वेश्चन किए थे सॉल्व, ठीक है। आज भी अलग अलग टाइप ही करना है, बस एक एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम इसमें आएगा, वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी कुछ पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। Okay. इसमें लिखो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 8 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 8 वोल्ट एंड सोर्स वोल्टेज इज 10 वोल्ट एंड सोर्स वोल्टेज इज 10 वोल्ट, ठीक है। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, find voltage across resistor and phase difference between source voltage and current, and phase difference between source voltage and current, phase difference between source voltage and current। पहला प्रॉब्लम स्टार्ट में करते हैं। यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना 8 वोल्ट दिया है, इसका वोल्टेज निकालना और सोर्स का वोल्टेज भी दिया हुआ है 10 वोल्ट। ऐसा कोई केस है, मतलब फेजर से ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसका फेजर कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम, इस तरफ आई
इस तरफ क्या लिखे बोलो, किसका वोल्टेज होगा रिफ्रैक्शन आएगा ना, इस तरफ से क्या होगा वी आर, और कौन सा इधर इंडक्टर तो है नहीं तो वो ड्रॉ नहीं करना है। कैपेसिटर का वोल्टेज बताओ कहाँ पे है, वीसी का फेजर कहाँ पे आएगा, नीचे नीचे वीसी, और इनका रिजल्ट है क्या दे देगा वी, तो लगाओ इधर पाइथागोरस, उससे वी आर आ जाएगा। क्या रहेगा इसमें वी आर बोलो, क्या होगा इधर इक्वेशन वी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वीसी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये वी दे रखा है 10 अंडर रूट वीसी स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, कितना आएगा इधर से वी आर बोल, कितना आएगा 6 वोल्ट, ठीक है ना, तो इस तरह का वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट होगा, ठीक है। और फाई पूछा है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड करंट, मतलब ये मेन सोर्स के रिजल्टेंट और उसके बीच का जो एंगल होता है करंट वो क्या होता है फाई, फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। इधर मुझे बताओ tan फाई किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये ट्रायंगल को देखो, tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना होगा बीसी, तो कितना होगा वी आर, तो बीसी अपॉन वी आर, तो बीसी कितना है 8/6, कितना है 4/3, कौन सा एंगल पे होता है 15, ठीक है, 53 डिग्री पे होता है, ओके। कभी भी पेज लिखो या फाइल लिखो ना तो साथ में मेंशन करना होता है कि लैग लीड क्या कर रहा है, तो करंट को देखो और ये वी को देखो, करंट और वी कौन ऊपर है, वी ऊपर है, सोर्स के ऊपर, मतलब क्या कहेंगे करंट क्या कर रहा है, लीड कर, जो ऊपर होता है वो लीड करता है, ठीक है, तो इसमें इधर लिखना है, ये जो आंसर है उसका लिखना होता है, करंट लीड द सोर्स वोल्टेज, करंट लीड द सोर्स वोल्टेज, ठीक है, तो ऐसे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्किट ड्रॉ करो, क्वेश्चन लिखो, सोर्स फ्रीक्वेंसी इज, source frequency is 2000 radians per second. Source frequency is 2000 radians per second.
Okay. Find current. Find current in the circuit. Find current in the circuit. ठीक है. अब देखो इसमें ये सर्किट में देखो क्या अलग है. सोर्स ऊपर दिया हुआ है 20 वोल्ट लिखा है, तो हमारे देखो 0.1 ओम लिखा है. इसका मतलब क्या हुआ, ये सोर्स का खुद का रेजिस्टेंस होगा. हर एक चीज का खुद ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है. प्रैक्टिकली देखो तो सोर्स का कितना दिया है 0.1, रेजिस्टर अलग से लगा है 5.9. ये देखो नीचे इंडक्टर है 5 मिली हेनरी लिखा है और 4 ओम भी लिखा है. इंडक्टर भी क्या वायर भी होता है ना, उसका भी रेजिस्टेंस आता है. कितना दिया है 4 ओम. तो ये सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो. ये 0.1 ओम भी है, 5.9 भी है, 4 ओम भी है. ये सब रेजिस्टेंस जो है ना ओवरऑल क्या होंगे, सीरीज में होंगे. तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या लिखते जाओ तो लिखा आर इक्वल टू, ओके ऐड करता हुआ लिखना आर इक्वल टू 0.1 प्लस 5.9 प्लस 4. ठीक है. तो कितना आएगा 10 ओम. ओके. और कौन सी वैल्यू दी है देखो, एल दिया हुआ है. एल कितना है 5 मिलियन पे. एल की वैल्यू दे दोगे 5 मिलियन. तो उससे क्या निकाल सकते हैं, एल दिया हुआ है क्या निकाल सकते हैं, एक्सएल. एक्सएल इक्वल क्या होता है ओमेगा एल. जैसे क्या निकालना है, एक्सटी निकाल. एक्सएल निकाल दो, एक्सटी निकाल दो. आर इक्वल टू कितना है 10 ओम. एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल. ओमेगा एल दोनों की वैल्यू दे रखी है. कितना आ रहा है एक्सएल, कितना आ रहा है 10 आ रहा है क्या 10 ओम. एक्सटी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी. ओमेगा भी पता है, ये सी भी दिया हुआ है 50 माइक्रो कैरेट. कितना आ रहा है ये -6 होगा, -92 माइक्रोफेरेड से -6. कितना आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है क्या. एक से भी कितना होगा 10. अब इसमें देखो करंट निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें. वोल्टेज ये सब पता है, कौन सी इक्वेशन यूज करें. सर्किट में कभी करंट पूछा हो, कौन सी इक्वेशन यूज होती है, आई इक्वल टू वी बाई जेड. तो वी तो दिया है 20, जेड कहाँ से आएगा, जेड की वैल्यू निकालना कहाँ से आएगा, फेजर. क्या बनाओ, फेजर बनाओ. तो इस तरफ आई, इस तरफ क्या होगा आर. वोल्टेज का फेजर नहीं है इनका, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का फेजर. ऊपर एक्सएल, नीचे क्या होगा एक्ससी. अब देखो एक्सएल भी 10 है, एक्ससी भी 10 है, तो ये तो फेजर क्या होगा, कैंसिल होगा. तो जेड कहाँ से है, जेड किसके बराबर होगा, आर. फेजर जेड के आर के बराबर हुआ, मतलब जेड कितना आएगा 10. क्यों हो गया सॉल्व. वी कितना दिया हुआ 20, जेड कितना दिया 10, कितना आएगा 2 एम्पी. ये करंट आ गया. Next question. When 100 volt DC, when 100 volt DC is supplied to a solenoid, when 100 volt DC is supplied to a solenoid,
1 ampere current is obtained. 1 ampere current is obtained. 1 ampere current is obtained. ठीक है, full stop. When 100 volt AC is supplied, when 100 volt AC is supplied, 0.5 ampere is obtained. 0.5 ampere is obtained. ठीक है, full stop. Find impedance and reactance of the solenoid. Find impedance and reactance of the solenoid. Impedance and reactance of the solenoid. ठीक है. अब देखो इसमें सोलेनॉइड मतलब क्या हुआ, रेजिस्टर हुआ, इंडक्टर, कैपेसिटर, क्या होगा? अगर हम सोलेनॉइड की बात करें, सोलेनॉइड क्या होता है? इंडक्टर होता है. ये सोलेनॉइड ही है, ठीक है, जो बना है वो सोलेनॉइड क्या होता है? इंडक्टर होता है. तो इंडक्टर मतलब क्या है? एल आना चाहिए, इंडक्टेंस. तो क्वेश्चन में क्या पूछा? इंपीडेंस, रिएक्टेंस, वो सब निकालना है. तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सोलेनॉइड क्या वायर ही है, तो सोलेनॉइड का इंडक्टेंस तो सही है, एल तो सही है, साथ में और क्या होता है? रेजिस्टेंस भी. तो उससे ध्यान रखना, प्रैक्टिकली अगर इंडक्टर है ना तो ये एक्सएल वो तो होता ही है, साथ में आरबी होता है उसका. ठीक है, इसमें स्टेटमेंट लिखो. इन एन आइडियल सोलेनॉइड, in an ideal solenoid, resistance is 0. In an ideal solenoid, resistance is 0. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखो. प्रैक्टिकली solenoid has inductance as well as resistance. Practically, solenoid has inductance as well as resistance. ठीक है. तो पहले केस में देखो क्या किया है, 100 वोल्ट अप्लाई किया है, पर 100 वोल्ट क्या डीसी अप्लाई किया, डीसी मतलब बैटरी लगाई. तो अगर डीसी हम अप्लाई करें सोलेनॉइड में तो उसमें क्या काम आता है? इंडक्टेंस काम आता है, रेजिस्टेंस काम आता है. अगर सोलेनॉइड लगा है तो इंडक्टेंस काम आता है, रेजिस्टेंस काम आता है, सिर्फ रेजिस्टेंस काम. ठीक है. तो इसमें जो डीसी की एलईडी होती है, व्हेन डीसी इज अप्लाइड, so only resistance will act. तो लगाओ ओम्स लॉ, उससे रेजिस्टेंस आ जाएगा, V इक्वल टू IR. V कितना है? 100. I कितना दिया है पहले केस में? डीसी के केस में I कितना दिया है? 1. 100 इक्वल टू 1 इंटू R. तो R कितना आ गया? 100 ओम. ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस निकल गया. ठीक है, R इक्वल टू 100 ओम. अब एसी के केस में जब 100 वोल्ट एसी अप्लाई कर रहे हैं तो इंडक्टर जो है उसको अगर मैं एसी सोर्स से कनेक्ट करूं या फिर ये 100 वोल्ट, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस तो होगा इसका, और साथ में क्या एक्ट होगा? इंडक्टेंस, मतलब रिएक्टेंस भी अब लगेगा. तो इस केस में फाइव कितना दिया हुआ है इस केस में? 0.5 एम्पियर. तो क्या निकाल रहे, मतलब ये आरएल सर्किट हो गई एक तरह, कैपेसिटर नहीं है इधर. तो कैसे सॉल्व करें इसको? आर और एक्सएल है, आई पता है, बी पता है, क्या निकाल सकते? जेड निकाल सकते हो. V इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना इसके लिए, पूरी सर्किट की इक्वेशन लगाने में क्या होता है? V इक्वल टू आई जेड या आई इक्वल टू वी बाई जेड. तो इससे जेड निकाल सकते हैं. ये 100 है, 0.5 इंटू जेड, तो जेड कितना हो जाएगा? 200 ओम. ठीक है ना, जेड जो है कितना आ जाएगा? 200 ओम. ओके, ये जेड मिल गया. अब क्या कर सकते हैं इसमें? जेड आ गया. अब बताओ, देखो जेड पता है,
आर हमने निकाल लिया पहले, तो एक सेल पूछा है रिएक्टेंस निकालना है, क्या करें उसके लिए? ये जेड औसत है, क्या बनाना है? फेजर। इसका फेजर कैसा होगा? यहाँ पे आए, खुद बनाओ फेजर करो। कैसा होगा इसमें? जो ये रिएक्टेंस हो सबका फेजर है, क्या होगा? इसी डायरेक्शन में आर होगा। एक्सेल कहाँ पे आएगा? ऊपर। और इसी डायरेक्शन में क्या आएगा? जेड। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाए, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। जेड मिल गया है, आर मिल गया है, सॉल्व करो, एक्सेल आ जाएगा। जेड भी पता है, आर भी पता है, एक्सेल आ जाएगा। कितना आ रहा है एक्सेल? रेट कितना दिया? 200 है ना, तो 200 है, वो आर कितना? 100। हाँ, तो एक्सेल कितना आएगा? 100√3। ठीक है, एक्सेल इक्वल टू 100√3 ओम्स। ओके, दिस विल बी द रिएक्टेंस। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं बाद में ना, पावर, और उसके बाद स्टडी करते हैं। लास्ट में देखो फेजर ही बनाया, ड्रॉ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेजर बनाओ। पहले जाओ फेजर, लिखो उसमें द फिगर रिप्रेजेंट वोल्टेज फेजर। The figure represents the voltage phasor in LCR circuit. Voltage phasor in LCR circuit. ठीक है, VL इक्वल टू
लिखो वैल्यू दिए VL इक्वल टू 3 वोल्ट, VC इक्वल टू 2 वोल्ट, VR इक्वल टू √3 वोल्ट, VR इक्वल टू √3 वोल्ट। सोर्स वोल्टेज V इक्वल टू V0 cos ओमेगा t, सोर्स वोल्टेज V इक्वल टू V0 cos ओमेगा t, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसमें लिखो द करंट एट टाइम t इज गिवन बाय, द करंट एट टाइम t इज गिवन बाय, अब इसमें ऑप्शन देता हूँ, इधर को स्टडी करके मैच करना है। पहला ऑप्शन लिखो I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t प्लस 5/6, ओमेगा t प्लस 5/6, I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t प्लस 5/6। दूसरा ऑप्शन लिखो I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t माइनस 5/6, ओमेगा t माइनस 5/6। समझ आ रहा है? दूसरे में प्लस 5/6, तीसरे में माइनस 5/3, ठीक है, ये सब ऑप्शन है, बाकी पूरा सेम रहेगा I नॉट कॉस वाला। हेलो
इसमें देखो करंट की इक्वेशन दे रखी है, ऐसे आई नॉट हर एक ऑप्शन में देखो आई नॉट सेम है, कॉस भी सेम है ना। मेन क्या निकालना है, जो प्लस 5/6 माइनस 5 जो भी दिया क्या निकालना है, क्या निकालना है, फेजर 5, फेजर से 5 निकाल सकते हैं। वीएल की वीसी की वैल्यू कितनी, 2, इसकी 3 और इसकी कितनी, 3। तो इन दोनों का फेजर कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इनका फेजर इस तरफ क्या होगा, वीएल माइनस वीसी कितना होगा 1, वीआर बचा इस तरफ कितना है, √3। तो इस तरफ क्या आएगा, वी सोर्स वोल्टेज। अब इसकी वैल्यू पूछी नहीं है तो निकाल सकते हैं, 1 और √3 कितना होगा 2, पाइथागोरस लगाएंगे क्या आएगा 2 आएगा। अब इधर मुझे बताओ करंट का फेजर कहाँ पे आएगा, वो ड्रॉ नहीं किया, हमें कुछ पता होना चाहिए। करंट का फेजर कैसा होगा, ये बनाते हैं इस तरफ होता है आर की डायरेक्शन, ठीक है ना, इस तरफ होगा करंट का फेजर। तो फाई क्या होगा, ये होगा फाई। ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, प्रोसीजर सेम ही है, क्वेश्चन बस इसमें अलग अलग वेरिएशन है। tan phi = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, 3, कौन सा एंगल पे होगा 30 डिग्री, मतलब 5/6। तो 5/6 तो आ गया, और प्लस 5/6 माइनस 5/6 को कैसे करें, करंट लैग कर रहा है लीड कर रहा है, वी आगे आई क्या है पीछे, तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा हूं तो क्या आएगा -5/6, ठीक है ना, -5/6 फॉर ऑप्शन राइट, ठीक है। ऐसे फेज ही स्टडी करने हो, ठीक है। अब एक छोटा सा पार्ट इसमें स्टडी करते हैं, बाद में वापस प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। देखो पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, ठीक। ओके, इसमें पावर का फॉर्मूला देखो, वोल्टेज पता हो करंट पता हो तो पावर कहाँ से आता है, V/I, तो क्या देगा, पावर दे देगा। स्टेटमेंट इक्वल्स है, कंसीडर एन एसी सोर्स, कंसीडर एन एसी सोर्स V = V0 sin ωt, consider an AC source V = V0 sin ωt, and current in the circuit, I equal to I naught sin ωt plus 5, I equal to I naught sin ωt plus 5, ठीक है ना, एटलीस्ट करंट की इक्वेशन। ओके, तो उस केस में लिखो आगे, the instantaneous power will be, the instantaneous power will be, the instantaneous power will be, कितना होगा इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर की तो सिंपल वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो जाएगा, V0 sin ωt, I0 sin ωt plus 5, ठीक है, ये अपना इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। ये तो क्या मोमेंट पे पावर देता है, पर एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम होता है, कभी नोट किया ये, कोई भी कमर्शियल एरिया जहाँ पे भी रहते हो, ठीक है, बिल्डिंग्स में या कहीं पे भी रहते हो, पता है इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में अलग अलग मीटर्स आते हैं, वो मीटर क्या बताते हैं हर एक घर में कितना पावर कंज्यूम होता है, वो कौन सा पावर होता है, एवरेज पावर होता है, उससे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना जनरेट होता है कि कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो कौन सा इंस्टेंटेनियस पावर होता है, कौन सा पावर निकल रहा है, एवरेज, कि ओवरऑल कितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो हमें किससे मतलब होता है, एवरेज पावर से ही मतलब होता है, तो उससे एनर्जी कंज्यूम वो सब निकाल सकते हैं। तो एवरेज पावर कहाँ से आ गई, इंस्टेंटेनियस है, एवरेज पावर कहाँ से आता है, इंटीग्रेशन करने से, ठीक है। तो उसका डिराइवेशन नहीं है, बस तरीका मैं लिख पा रहा हूँ, मेन तो में क्या रिजल्ट से ही मतलब, ठीक है, बोर्ड में वो आएगा नहीं इसका डिराइवेशन, ठीक है, तो जरूरत नहीं लिखने की। तो क्या आगे लिखो,
for average power, work is required by the source. Work is required by the source. तो सोर्स का वर्क, सोर्स मतलब जो अपना एसी सोर्स है वो कितना वर्क कर रहे हैं, तो देखो वर्क कहाँ से आएगा, dw इक्वल टू, जब वर्क कहाँ से आएगा, इंटीग्रेशन dw, जब w इक्वल टू इंटीग्रेशन, वर्क कहाँ से आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर इनटू टाइम, तो w इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, इनको एक साथ लिख लेते हैं, v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई वी टी, ठीक, लिखो। देखिए अब देखो इसका इंटीग्रेशन साइन है कॉस है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करें ना तो एक अपना रिजल्ट आएगा जो बताया मैंने, इसका पूरा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन बोर्ड में नहीं है, और डायरेक्ट इसका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ एसेंशियली को, ऑन इंटीग्रेटिंग ओवर वन साइकिल, ऑन इंटीग्रेटिंग ओवर वन साइकिल, इंटीग्रेटिंग ओवर वन साइकिल, इसमें रिजल्ट आएगा, लिखो W इक्वल टू 1/2 V नॉट आई नॉट cos phi इंटू कैपिटल D, ये कैपिटल D का टाइम पीरियड है, W इक्वल टू 1/2 V नॉट आई नॉट cos phi t, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज पावर चाहिए, इसके आगे लिखो एवरेज पावर, एवरेज पावर कहाँ से आएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो क्या है एवरेज पावर का फॉर्मूला, W/T कितना आ जाएगा, 1/2 V नॉट आई नॉट cos phi, ठीक है, ये आ गया। अब इधर देखो इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है, ध्यान दें, तो मेन काम का फॉर्मूला है ना वो लिखते हैं, ये नीचे जो 2 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2 cos phi, मुझे बताओ V नॉट बाई √2 क्या होगा, VRMS, I नॉट बाई √2 क्या हो जाएगा, IRMS, और cos phi ऐसा ही रहेगा, ये अपनी मेन पावर की इक्वेशन, VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS cos phi, ये होता है एवरेज पावर, ये मेन इक्वेशन, ये ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम में बहुत काम है। बाद में इसमें ना फेजर एक बार ड्रॉ करते हैं, मान लो करंट का फेजर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मतलब आरबी इस तरफ होगा, जेड जो है इम्पीडेंस, जेड या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, वो डिपेंड करेगा वैल्यू पे, मान लो जेड ऊपर है, जेड यहाँ पे, तो ये एंगल क्या होगा, फाई, ठीक है, तो इधर ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, मुझे तो cos phi किसके बराबर होगा, cos phi क्या होगा, R/Z, ठीक है ना, ये अपना cos phi है, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, जो cos phi होता है ना इसको पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज पावर क्या है ना, दूसरा भी फॉर्मूला आता है, VRMS को ऐसा ही रखो, IRMS को मैं क्या लिख सकता हूँ, VRMS/Z, ठीक है, cos phi को क्या लिख सकते हैं, इधर फॉर्मूला है, cos phi जो उसको क्या लिख सकते हैं, R/Z, तो एवरेज पावर का ना दूसरा फॉर्मूला भी आता है, क्या आता है, V²RMS R/Z, ये एवरेज पावर का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है।
ठीक है, तो ये पावर के दो फॉर्मूला देखिए, और ये cos फाई जो होते क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर क्यों नाम दिया, कभी भी ऐसी इक्वेशन में ये पार्ट है ना, मान लो cos फाई 0 है, तो एवरेज पावर क्या होगा, 0। एवरेज पावर क्या होगा, 0। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो एवरेज पावर जो मैक्सिमम कितना आ सकता है, VRMS RMS, मतलब बेसिकली एक सर्किट में जो पावर कितना कंज्यूम होगा, 0 या मैक्सिमम कौन डिसाइड कर रहा है, cos फाई, मतलब ये फैक्टर है जो डिसाइड कर रहा है कि कितना पावर कंज्यूम होगा। तो ऐसे कभी भी इक्वेशन में एक सब टर्म्स आते हैं ना, तो उसको फैक्टर नाम देते हैं। यहाँ पे पावर डिसाइड होगा, इसको तो क्या नाम दिया, उसको पावर फैक्टर, ठीक है, क्या पावर फैक्टर, ठीक है। इसमें देखो, और दूसरा तरीका अगर देखें, आई cos फाई, मतलब कौन सा एक्स कॉम्पोनेंट मुझे पावर दे रहा है, आई साइन फाई वो कोई पावर नहीं देता है, तो आई साइन फाई जो टर्म है ना, उससे कहते हैं वॉटलेस कंपोनेंट। क्या कहते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट, ठीक है ना, वो कोई वॉट नहीं देता है, ठीक है। वो भी एक लिख लो, क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है, तो भी एक स्टेटमेंट लिख लो, आई साइन फाई इज कॉल्ड वॉटलेस component of the current. I sin phi is called the Wattles component of current. Wattles component of current. ठीक है, ये दिया हुआ है, ओके। ये क्या हो गया, एक दो पॉइंट और लिखना है, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, in purely inductive or capacitive AC circuit, in purely inductive or capacitive AC circuit, there is no resistance. In purely inductive or capacitive circuit, there is no resistance. So power factor क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर cos फाई का फॉर्मूला क्या, R/Z, R है ही, तो cos फाई क्या हो जाएगा, 0। देखो पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू 0। अब cos फाई 0 है तो एवरेज पावर बोलो, cos फाई 0 एवरेज पावर क्या हो जाएगा, 0। Therefore average power consumed is 0. Average power consumed is 0, ठीक है ना। अगर कैपेसिटर या इंडक्टर हो, मतलब कोई रेजिस्टर ना हो, तो एवरेज पावर क्या होता है, वो कंज्यूम ही नहीं करता, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। बस एक लास्ट पॉइंट लिखना है, एनर्जी consumed over a long period, energy consumed over a long period, delta T, over a long period, delta T is given by, कहाँ से आएगी, वो एनर्जी पूछिए तो पावर है, एनर्जी पूछिए क्वेश्चन में कि एनर्जी निकालो, कितनी एनर्जी कंज्यूम, कहाँ से आएगी, पावर into time, वो क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा, given by E equal to capital E equal to P average into delta T, E equal to P average into delta T, ठीक है, उसको बॉक्स बना, ओके। तो ये भी एक काम, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। देखो क्वेश्चन, इन LCR circuit, source is in LCR circuit,
source is 12 volts, 50 hertz. Source is 12 volts, 50 hertz. ठीक है, इतना दिया हुआ। R इक्वल टू लिखो 50 ohms, R इक्वल टू 50 ohms, L इक्वल टू 20 मिली हेनरी, L इक्वल टू 20 मिली हेनरी, C इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड, C इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, फाइंड पावर फैक्टर, find power factor and energy dissipated, find power factor and energy dissipated in 1000 seconds, energy dissipated in 1000 seconds। ठीक है, अब देखो ये पावर और सब कुछ है, सॉल्व खुद ही करना है, नॉर्मल सर्किट की तरह सॉल्व करना है। वैसे जो डेटा दिया होता है उसके लिए मैप बनाओ, आर तो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी और सब दिया, और क्या निकाल सकते हो, बोलो एल और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं एक्सएल और एक्ससी, उनका फेजर बना के क्या निकाल सकते हैं, जेड, उनका फेजर निकाल के दिया, क्या बना सकते हो, जेड। पावर फैक्टर कहाँ से है, तो पावर फैक्टर cos फाई किसके बराबर होगा, आर बाई जेड, तो पावर फैक्टर आ गया। और एवरेज पावर, एनर्जी के लिए एवरेज पावर चाहिए, ये देखो दोनों में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये दो फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा यूज करना चाहिए अपने प्रॉब्लम में, कौन सा यूज करना है। V स्क्वायर आरएमएस दिया हुआ 20 वोल्ट, आर पता है, जेड फेजर से आगे कौन सा, ये वाला, ठीक है। बाद में एनर्जी तो पूरा सॉल्व करो, और कौन यूज कर सकते हो इसमें, कैलकुलेशन थोड़े एक्टिव होंगे, कैलकुलेटर यूज करो। आर 50 ओम दिया है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और क्या फ्रीक्वेंसी दिया, मतलब 2 पाई एफ इंटू एल, तो कितना आ रहा है, एक्सएल कितना रखिए कैलकुलेट, कितना
6.28 6.28 ohms और XC इक्वल टू 1/ωc मतलब 1/2πf into C। इसमें चेंज तो कितना है 31.84 ohms आ रहेगा ये सबका वैल्यू डालनी है। F कितना डालोगे 50, फाई कितना डालोगे 3.14, सी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो एक्सेल आएगा और XC आ जाएगा। अब इनका फेजर क्या होगा इस तरफ I इसी तरफ क्या होगा R। अब एक्सेल ऊपर है 6.28 XC नीचे है और उनका फेजर क्या आएगा ऊपर एक्सेल नीचे XC क्या जाने का चाहिए नीचे तो XC जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस नीचे क्या होगा एक्सेल माइनस XC और उनका रिजल्टेंट ये क्या दे देगा Z तो Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL स्क्वायर तो कितना हो जाएगा Z इक्वल टू √R² मतलब R कितना 50 स्क्वायर प्लस XC माइनस XL ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 25.56 ठीक है ना उसका स्क्वायर इधर से Z आ गया देख लो कितना है 56.14 Z इक्वल टू 56.14 ohms ठीक है। और क्या पावर फैक्टर पूछा है तो पावर फैक्टर मतलब क्या cos phi तो cos phi इक्वल टू R by Z तो 50/56.14 देखो कितना है कितना है 0.89 बस यही अपना पावर फैक्टर आ गया 0.89 ठीक है ये पावर फैक्टर आ गया। अब एक ये देख लिया उसके बाद और में क्या एनर्जी कंजम्प हो जाए तो एवरेज पावर निकालना पड़ेगा तो एवरेज पावर कौन सी इक्वेशन यूज करें V² RMS R by Z² है ना वो यूज कर सकते हैं तो एवरेज पावर V² RMS V कितना है 12 स्क्वायर R कितना है 50 अपना Z कितना है 56.14 और उसका स्क्वायर तो उसका एवरेज पावर आ जाएगा। कितना आ रहा है 2.28
2.28 वॉट, ठीक है ना, तो उसका यूनिट हो गया। और क्वेश्चन में क्या एनर्जी कंज्यूम पूछा है, तो एनर्जी कंज्यूम इज व्हाट, एवरेज पावर इनटू 10। कितना टाइम दिया, 1000 सेकेंड, तो 2000 कर दो, तो 2280 जूल, ठीक है। इसके आसपास आना चाहिए आंसर, ठीक है। ये अपना एवरेज पावर एनर्जी होता आ गया, ठीक है। जैसे कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम क्या है, ये बोर्ड में भी आ सकते हैं, कंप्यूटर लेवल पे भी आ सकते हैं, ठीक है। बस फर्क इतना होगा, कंप्यूटर लेवल पे क्वेश्चन कैलकुलेशन टाइप्स होगी, ठीक है। बाकी ऐसे सेम टाइप दोनों में आता है, बोर्ड कंप्यूटर दोनों में पूछते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका मतलब coil has resistance 10 ohms. A coil has resistance 10 ohms and inductance 0.4 Henry. And inductance 0.4 Henry. ठीक है? It is connected to an AC source. It is connected to an AC source of 6.5 volts, 6.5 volts, 30 upon pi, 30 upon pi hertz, 30 upon pi hertz. Question was saying find power factor and average power. Find power factor and average power. Okay. So,
आर कितना आ रहा है इसमें, आर दिया ना कितना 10 ओम। एक्सएल निकाल सकते हैं, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, जब 2 पाई एस इंटू एल, ये सब वैल्यू से दी है, कितना आ रहा है एक्सएल 24 ओम। अब बस कैपेसिटर तो नहीं है ना, तो इसका फेजर यहाँ पे आई इस तरफ आर, ऊपर एक्सएल, तो इस तरफ क्या आएगा जेड, तो क्या जाएगा जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो कितना आएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, कितना है 26 ओम। ठीक, ये जेड आ गया। पावर फैक्टर cos फाई निकालना है, पावर फैक्टर क्या होता है आर बाई जेड, 10/26 मतलब 5/30, ठीक है ना, ये अपना पावर फैक्टर आ गया 5/30 will be the पावर फैक्टर। और एवरेज पावर पूछा है तो सेम वो बी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, बी स्क्वायर आर एम एस आर बाई जेड स्क्वायर। तो ये वी आर एस कितना है, ये 6.5 स्क्वायर, आर कितना है 10, जेड अपना है 26 स्क्वायर, क्या है इससे 1.62 का 0.65 ये एवरेज पावर है। ये एक पावर वाला पार्ट देखिए, इसमें एक है ना पार्ट प्योरली कॉम्पिटिटिव पार्ट में कभी कभी पूछते हैं, तो पार्ट हर बार नहीं आता, बहुत रेयर केस में है, पर बता के देता हूँ। एक डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं चोक कॉइल, क्या कहते हैं चोक कॉइल, क्या होता है वो। अब अपने जो ये यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है, सॉकेट में जो वोल्टेज आता है कितना होता है पता है, कमर्शियली कितना आता है, अपने इंडिया में अगर बात करें तो रेसिडेंशियल कमर्शियली कितना मिलता है हमें वोल्टेज, एसी वोल्टेज मिलता होता है, हमने डिस्कस किया था कितना मिलता है 220 वोल्ट फिक्स होता है। तो अंदर जब फ्लक्चुएशन होते हैं, पर एवरेज देखने जाओगे आरएमएस कितने होती है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आता है। अब उसको अगर डायरेक्ट वोल्टेज को यहाँ पे हम कनेक्शन इतने सारे सब दिए, उनको 220 वोल्ट ही मिल रहा है। तो दो इधर डिवाइस है, एक है ना ये बल्ब या ट्यूबलाइट होता है, तो ट्यूबलाइट और ये फैन, ठीक है। क्या लगता है किसमें ज्यादा पावर चाहिए स्टार्ट करना हो, किसमें ज्यादा पावर चाहिए, किसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, फैन में। लाइट में ट्यूबलाइट में बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है फ्लक्चुएशन की वजह से ट्यूबलाइट में बहुत ज्यादा करंट पास हो सकता है, बहुत ज्यादा करंट पास हो तो ट्यूबलाइट क्या है बिगड़ सकती है, डैमेज हो सकती है। ट्यूबलाइट को चलाने के लिए करंट क्या चाहिए, कम चाहिए। तो वोल्टेज फिक्स है 220 वोल्ट ही है, वोल्टेज फिक्स है, करंट मुझे कम करना है, तो क्या ऑप्शन है अपने पास, बोलो। अगर करंट कम करना हो, ठीक है, समझो इसमें क्या है कंसेप्ट। एक बल्ब है, मान लो बल्ब लेते हैं, ठीक है, ये बैटरी, अभी ये डीसी लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल अपनी बैटरी है वी, इसे करंट आ रहा है, बल्ब मतलब इसके क्या रेजिस्टर ही होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फिक्स है, इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, करंट मुझे कम करना है, तो क्या ऑप्शन आते हैं, ओम्स लॉ लगाओ, ये फिक्स है। तो अगर आई मुझे कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आर क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इधर इधर रेजिस्टर लगा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट अपने आप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो बल्ब क्या है अपने रेटिंग पे काम कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, यहाँ पे रेजिस्टर डालूं तो करंट ऐसे भी पास हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा इसमें हीट, वो हीट क्या है कुछ काम की नहीं होती, वेस्ट जाती है। तो अपना एक काम तो हुआ पर एनर्जी क्या है वेस्ट हो गई ना। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अगर रेजिस्टर सर्किट में डालो करंट तुम कंट्रोल कर सकते हो पर एनर्जी लॉस बहुत होगा, और वो हम नहीं चाहते। हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं, अगर एसी सर्किट हो तो उसमें इक्वेशन क्या होती है, करंट की इक्वेशन क्या होती है, आई इधर वी बाई आता है, उधर क्या आता है एसी सर्किट वी बाई जेड। तो अगर तुम्हें करंट कम करना हो तो क्या बढ़ाओ जेड, और जेड की इक्वेशन में ये फेजर पूरा अगर देखिए
क्या होता है एक्सएल माइनस ये होता है ना, ठीक है। अब मैं आर बढ़ा उससे बेटर क्या बढ़ा सकते हैं, एक्सएल या एक्सएल बढ़ा सकते हो। तो प्रैक्टिकली क्या इजी होता है, एक्सएल बढ़ाना बहुत इजी होता है। क्यों? एक्सएल मतलब क्या, कॉइल डालना है, ठीक है। तो एक कॉइल डाल दो तो एक्सएल क्या बढ़ जाएगा, ओवरऑल ये जेड बढ़ा, करंट क्या हो जाएगा, कम। तो सर्किट में रेजिस्टर की जगह एक बेटर ऑप्शन क्या है, एक कॉइल डाल दो, मतलब इंडक्टर, एक कॉइल डाल दो, तो उससे भी करंट क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अब फायदा क्या होगा इसका, अभी मैंने लिखवाया था कि अगर इंडक्टर या कैपेसिटर डालो तो उसमें एवरेज पावर क्या होता है, उसमें एवरेज पावर कंज्यूम नहीं होता है। तो ये फायदा है, करंट भी कम हो गया, पावर भी वेस्ट नहीं हुआ। तो कभी सर्किट में करंट कम करना होता है ना इसी सर्किट में, तो ये कॉइल डाल, इस कॉइल को हम क्या कहते हैं, चोक, क्या कहते हैं चोक। तो चोक को कभी भी सर्किट में मतलब क्या, इंडक्टर ही है, वो करंट क्या करता है, कम करता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो 4 बार बस एक स्टेटमेंट ही लिखना है, टू रिड्यूस करंट इन एसी सर्किट, to reduce current in AC circuit, a choke coil, CHOKE, a choke coil is used. A choke coil is used. ठीक है, कंडीशन लिखो, the coil has very high inductance. The coil has very high inductance and negligible resistance. Very high inductance and negligible resistance. Very high inductance and negligible resistance. So the average power consumed by the choke coil. So the average power consumed by the choke coil is almost zero. Is almost zero. ठीक है ना, coil कुछ power consume नहीं करता। ओके, इसके लिए इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, a bulb rated 110 volts, 55 watts. A bulb rated 110 volts, 55 watts is connected to 220 volt AC supply. Is connected to 220 volt AC supply with a choke coil in series. AC supply with a choke coil in series. The choke coil in series. Okay, full stop. Find the inductance of the coil. Find the inductance of the coil. If bulb is to operate, if bulb is to operate at rated power, if bulb is to operate at rated power, bulb is to operate at rated power. अब इसमें सर्किट कैसे बनेगी, ये बल्ब है और यहाँ पे सीरीज में क्या एक चोक कॉइल लगा है, चोक कॉइल मतलब इंडक्टर लगा है, ठीक है, चोक कॉइल लगा है और यहाँ पे सोर्स है, ठीक है। सोर्स का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। इसकी रेटिंग कितनी दी है, 110 वोल्ट और क्या 55 वॉट है ना। और क्या निकालना है हमें, इसका इंडक्टेंस, ये एल निकालना है, ठीक है। अब देखो पहले तो मुझे ये बताओ, बल्ब को अगर डायरेक्ट इससे कनेक्ट करते तो मतलब चोक कॉइल नहीं लगा तो क्या होता है, इसकी रेटिंग कितनी है 110, हम देख कितना है 220, फ्यूज हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो इसने यहाँ पे लगाया ताकि करंट क्या है कम पास, इसमें अपनी रेटिंग से काम कर सके। भाई तो रेटिंग से ना मुझे इसका रेजिस्टेंस निकाल के, रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी, 110 स्क्वायर बाई 55,
तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है रेजिस्टेंस? 220 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें पता चल गया 220 ओम। अब देखो रेटिंग से ना एक और चीज निकाल सकते हैं, इसमें करंट भी निकाल सकते हो। आई बल्ब की अगर बात करें, ठीक है, और बल्ब आई इक्वल टू कितना करंट जाएगा वो भी हम रेटिंग से निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू होता है P बाई बी। तो बल्ब में कितना करंट जाना चाहिए? 110 बाई 55 कितना आएगा? 2 एम्पियर। तो ये कौन सी वैल्यू होगी? आरएमएस। ठीक है ना, पर आरएमएस से दे रखी है, मतलब बल्ब से कितना 2 एम्पियर करंट पास हो सकता है। ठीक है, अब इसमें वो कैसे सॉल्व करें? कैसे सॉल्व करें इसको? एल निकालना है, क्या होगा बोलो? आई पता है, आर पता है, क्या निकाल सकते हैं? सोर्स का वोल्टेज भी दिया है, क्या हुआ? 5 पॉइंट क्या P बाई बी? आई इक्वल टू P बाई 65 बाई 110 कितना है? मतलब 0.5 एम्पियर जितना करंट पास। ठीक है, ये करंट आ गया। अब मेरे को कहाँ से निकालोगे? आई पता है, सोर्स का वोल्टेज भी पता है, तो क्या निकाल सकते हैं? V इक्वल टू पूरी सर्किट में देखो तो V इक्वल क्या होता है? आई जेड। V कितना है? 220 वोल्ट। आई कितना है? 0.5। तो उससे Z आ गया, कितना आएगा Z? 440 ओम। बोलो ऐसे ही रास्ता निकल रहा है, तो क्या आएगा Z से? फिर क्या निकाल सकते हैं? फेजर बनाओ तो क्या निकलेगा? एक्सेल। एक्सेल से क्या आ जाएगा? L। एक्सेल इक्वल टू ओमेगा L होता है। करो सॉल्व। क्या ओमेगा नहीं? एक मिनट, ये एक्सेल तक तो निकालो। एक्सेल ओमेगा चाहिए, उसके बाद तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें ओमेगा दिया हुआ है, लिख लो। क्वेश्चन में अगर रहता तो लिख लो। ओमेगा दिया हुआ है 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड। 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड ये दिया हुआ है। तो इसका फेजर जब एक तरफ आई, दूसरी तरफ आर, ऊपर एक्सेल, इस तरफ जेड, तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। जेड 440 है, आर अपना कितना था? 220 स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। तो इससे एक्सेल आ जाएगा, कितना आएगा एक्सेल? कितना है? 420 रूट 3 ओम। ठीक है, एक्सेल आ गया 220 रूट 3 ओम्स। और पता है एक्सेल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। तो एक्सेल कितना है? 220 रूट 3। ओमेगा कितना दिया हुआ है? 100 पाई एल। तो एल इक्वल टू 220 रूट 3 अपॉन 100 पाई। सब ये कैलकुलेट, देखो एल कितना आ रहा है? कितना है? 1.2 हेनरी।
इंडक्टेंस कितना आएगा 1.2 हेनरी। ओके, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये पावर वाला पार्ट पूरा देख लिया आज। इसमें मॉड्यूल लाइव, इसमें टिक करवा देता हूँ। ये अब ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में टिक करवा देता हूँ, ठीक है। वो प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हो। ये इसमें पेज नंबर 24, ये जो चैप्टर है, पेज नंबर 24 पे आओ। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या कॉम्पिटिटिव की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। सेकेंड टिक करो, थर्ड फोर्थ ये उस पर RMS और हो सकते हैं। बाद में 11 और में DPP2 देखो, DPP2 उसमें फर्स्ट टिक करो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 11 और में DPP3 में फर्स्ट टिक करो, बाद में थर्ड, 9, 11, ठीक है। ये उसमें है सब्जेक्टिव वाले पार्ट में। एक्सरसाइज 1 जो है पेज नंबर 31 पे, वो कंबाइंड है, उसके भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो उसमें ना टिक नहीं करवा रहा हूँ, टॉपिक नहीं लिखे। उसमें अगर रेजोनेंस वर्ड है या ट्रांसफॉर्मर, कोई भी ये दो वर्ड है ना, रेजोनेंस या ट्रांसफॉर्मर, वो करने की जरूरत नहीं, उसके बाद सारे कर सकते। ठीक, वो दो टॉपिक अपने बाकी वो आगे के लेक्चर में हो जाए। ठीक,